साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपी लेखपाल और होमगार्ड जीएस प्रैक्टिस सेट 15 में। दोस्तों अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 14 तक वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर दोस्तों चैनल पर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन पूरा दोस्तों डिटेल वाइज अब एसएससी और रेलवे का PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार सभी एग्जाम में दोस्तों रिपीट होता है। ऐसे प्रश्न इसमें से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बोला गया क्वेश्चन दोस्तों, तमिल के बाद निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों शास्त्रीय भाषा अलग होता है और शास्त्रीय नृत्य दोस्तों अलग होता है। शास्त्रीय नृत्य अलग होता है और शास्त्रीय भाषा दोस्तों अलग होता है। तो टोटल दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं की बात करें, टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों टोटल हो जाएगा 11। उनमें से 11 में से दोस्तों एक संस्कृत हो जाएगा, एक कन्नड़ हो जाएगा, एक मलयालम हो जाएगा, एक तेलुगु हो जाएगा, प्राकृत भाषा हो जाएगा, बंगाली भाषा हो जाएगा। ऐसे दोस्तों 11 भाषाओं को टोटल शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा गया है। तो बोला गया दोस्तों 2005 में इनमें से कौन सा ऐसा भाषा है जो 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2005 की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया गया है तमिल के बाद मतलब सबसे पहले आया था दोस्तों। सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? सबसे पहले की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा तमिल भाषा। सबसे पहले तमिल भाषा। अब यह दोस्तों कब जोड़ा गया दोस्तों? 2004 ईस्वी में। 2004 में दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले तमिल भाषा को जोड़ा गया 2004 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों संस्कृत भाषा। दूसरे नंबर पे संस्कृत भाषा 2005 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे दोस्तों तेलुगु और कन्नड़। पहले तेलुगु आया था फिर कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़ तीसरे नंबर पे आते हैं 2008 में। आइए दोस्तों जान लेते हैं सभी 11 जो शास्त्रीय भाषा हैं उन सभी के बारे में। कब किसको दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। चलिएगा देखिए दोस्तों, बोला गया है तमिल के बाद दूसरी शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्ष 2005 में संस्कृत भाषा को शामिल किया गया। भारत में अब तक 11 भाषाओं को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक संरक्षण करता है। प्रमुख शास्त्रीय भाषा और उनके वर्ष दोस्तों कब किस भाषा को शामिल किया शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत, उसके बारे में बोला गया। जैसे दोस्तों 2004 ईस्वी में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दूसरे नंबर पर दोस्तों 2005 ईस्वी में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तीसरे नंबर पे 2008 ईस्वी में दोस्तों तेलुगु और दोस्तों कन्नड़, याद रखिएगा, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसी तरह दोस्तों 2013 में मलयालम को दर्जा दिया गया। उड़िया की बात करें दोस्तों 2014 को। और दोस्तों 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये सभी 5 भाषाओं को 2024 में 5 भाषाओं को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य अलग होता है दोस्तों। टोटल शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा 11 होता है और शास्त्रीय नृत्य दोस्तों 8 होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में मौजूद नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है। प्रोटीन की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये इसको याद रखिएगा दोस्तों, राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। यहाँ से दोस्तों कुछ अन्य बातें याद रखिएगा, जैसे लाइसोसोम याद रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है इसको, आत्महत्या की थैली बोला जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर बोला जाता है, बिजली घर।
माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को बोला जाता है दोस्तों आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। इतना बातें दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? प्रोटीन का पाचन होता है दो जगह होता है। एक होता है दोस्तों अमाशय में, मतलब पेट में, और दूसरा होता है दोस्तों छोटी आंत में। एक होता है दोस्तों प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के पाचन की बात करें दोस्तों, प्रोटीन का पाचन दोस्तों दो जगह होता है। एक अमाशय में होता है, अमाशय में, और दूसरा होता है दोस्तों छोटी आंत में। छोटी आंत में याद रखें। प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है, अमाशय में। अमाशय में दोस्तों पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन और पेप्सिन याद रखिएगा। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। इतना दोस्तों याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में। उससे पहले दोस्तों ये सभी याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का बिजली घर। बाकी दोस्तों प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है। एक होता है अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। बाकी दोस्तों प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है कवासियर रोग याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है कवासियर रोग, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिएगा, बोला गया है दोस्तों प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर तत्वों से बने होते हैं। ये तत्व मिलकर अमीनो अम्ल बनाते हैं। प्रोटीन दोस्तों जो प्रोटीन के मूलभूत निर्माण खंड होते हैं, जो अमीनो अम्ल होते हैं और प्रोटीन के मूलभूत निर्माण खंड होते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता है, ऊपर बता दिया है, प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है, अमाशय और छोटी आंत में। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम और छोटी आंत में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। कवासियर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। इतना बातें दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहे, आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि? याद रखें दोस्तों, लवणी केवल नहीं पूछा गया दोस्तों, आर्द्र भूमि वेटलैंड है। भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि वेटलैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांबर झील। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सांबर झील। अब सांबर झील देखने को कहाँ मिलता है दोस्तों? तो राजस्थान में देखने को मिलता है। वुलर झील दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में वुलर झील। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये सभी दोस्तों याद रखेगा, आंध्र प्रदेश और दोस्तों तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील हो जाएगा। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में चिल्का झील। पुलिकट झील दोस्तों अभी हमने बताया आंध्र प्रदेश और दोस्तों तमिलनाडु। सांबर झील दोस्तों राजस्थान में, और वुलर झील दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सांबर झील। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, जो दोस्तों भारत में जितने भी महत्वपूर्ण झील हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सांबर झील के बारे में। सांबर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि, याद रखिएगा दोस्तों, आर्द्र भूमि याद रखिएगा, लवणीय आर्द्र भूमि है। यह राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, यह राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में स्थित है। जयपुर के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों हवा महल भी स्थित है। जयपुर में दोस्तों हवा महल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा महल अगर पूछे, हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल दोस्तों जयपुर में स्थित है। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी भी बोला जाता है। पिंक सिटी भी बोला जाता है। पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को। बाकी दोस्तों भारत के प्रमुख झीलों के बारे में आइए जान लेते हैं। बोला गया है दोस्तों यहाँ पर चिल्का झील, याद रखें दोस्तों, इसमें जितना भी दिया गया है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों चिल्का झील अगर पूछे,
चिल्का झील अगर पूछे दोस्तों, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। सभी के सभी पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों वूलर झील। वूलर झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछे दोस्तों, तो वूलर झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। इतना बात दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों लोकटक झील दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जहाँ दुनिया का एकमात्र, यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया का दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ दोस्तों स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, तो किबुल लामजाओ। ये दोस्तों कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। और किस झील पर स्थित है, तो लोकटक झील पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए सांबर झील के बारे में आप लोगों को पता है, ऊपर डिस्कस कर दिया गया है। वेम्बनाड झील भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह केरल राज्य में पाया जाता है। यह भारत की सबसे लंबी झील है, जो दोस्तों नौका दौड़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। केरल में एक नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है। यह दोस्तों किस झील पर होता है, तो वेम्बनाड झील पर होता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा। बाकी लोनार झील दोस्तों याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह क्रेटर झील है, जो पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने से निर्मित मानी जाती है। ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसको दोस्तों जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। लोकटक झील दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील दोस्तों इंपॉर्टेंट है। लोनार झील इंपॉर्टेंट है। जितना भी इसमें दोस्तों दिया गया है 5 से 6 है, इसको दोस्तों आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे दोस्तों देखा जाए हमारे भारत में कई सारे झील हैं। अगर दोस्तों सभी झीलों के बारे में आप लोग को जानना है डिटेल में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उस पर दोस्तों अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला गया दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक अगर बात करें, तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका को माना जाता है। चलिए दोस्तों कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, चलिएगा देखेंगे। बोला गया अनुच्छेद 32 के तहत यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय याद रखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। दूसरा होता है परमादेश। तीसरा होता है परिच्छेद। चौथा होता है दोस्तों अधिकार परीक्षा। और 5वां दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, 5वां कौन सा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1 से लेकर 4 तक हमने बता दिया। 5 प्रकार का टोटल रिट जारी होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा। अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। इसको भी याद रखेगा। बाकी दोस्तों प्रस्तावना का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। प्रस्तावना का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। प्रस्तावना में केवल दोस्तों अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। एक बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन हुआ, कब हुआ है, संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। उसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। ये तीनों शब्द दोस्तों जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द थे दोस्तों प्रस्तावना में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक होता है समाजवादी, दूसरा होता है अखंडता, तीसरा होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। ये तीनों शब्द दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए। 21 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द। बाकी संविधान 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इसके संस्थापक के बारे में, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये इसके संस्थापक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक के बारे में बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। बृहद्रथ की दोस्तों हत्या किया गया था, याद रखें बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो इनकी हत्या दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? बृहद्रथ के सेनापति थे। बृहद्रथ के शासनकाल में उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। शुंग वंश की स्थापना हुआ था बृहद्रथ की हत्या करके। और किसने हत्या किया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। इतने बातें याद रखिएगा। बाकी दोस्तों अशोक के बारे में याद रखिएगा। अशोक को दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा जाता है। और देवनाम प्रियदर्शी की कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मास्की अभिलेख में, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। मास्की अभिलेख में देखने को मिलता है। मास्की अभिलेख कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जितना पॉइंट बोला जाए आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसको दोस्तों नोट करते चलिएगा। मास्की अभिलेख कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कर्नाटक के रायचूर जिले में, इसको भी याद रखेगा। बाकी दोस्तों अशोक ने श्रीलंका पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा था, इसको भी याद रखेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा बोला गया है दोस्तों, वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। उसके सेनापति ने दोस्तों बृहद्रथ की हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और शुंग वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने। बाकी दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी, यह इसको भी याद रखेगा। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि दोस्तों 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व याद रखेगा। ईस्वी मत याद रखेगा दोस्तों, 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे बृहद्रथ, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक हुआ करते थे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस कल करते हैं। इसको दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इसको पूरा डिटेल में कल बात करते हैं। जैसे तो बोला गया ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठुमरी घराना छोड़िएगा दोस्तों, सॉरी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। बाकी डिटेल में दोस्तों ठुमरी घराने के बारे में कल बात करते हैं।